बात करेंगे एकेडमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। एकेडमिक चैलेंजेस सिर्फ स्कूल द्वारा ही नहीं होती है, ये पेरेंट्स द्वारा भी होती है। जैसे कि स्कूल्स में बच्चों को वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अब वर्कलोड से मेरा मतलब है होमवर्क बहुत ज़्यादा है, बार बार टेस्ट लिया जा रहा है, जैसे कि वीकली टेस्ट हो गया। मंथली टेस्ट फिर भी ठीक है, बट वीकली टेस्ट जो है वो स्ट्रेस का कारण बन सकता है। और हर बार बच्चा क्या है, परफॉर्म करने के पीछे पड़ा रहता है कि हमें तो परफॉर्म करना ही है, हर टेस्ट में करना है। लेकिन वो ये बात को ध्यान नहीं देता कि हर बार उसकी सिचुएशन जो है उसके घर की उसकी सेम नहीं होगी, हर बार सिचुएशन डिफरेंट होगी। उसकी सिचुएशन कैसे डिफरेंट हो सकती है? हो सकता है किसी हफ्ते उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है किसी हफ्ते उसके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, या घर में कोई टेंशन चलता रहे, या कोई और कज़न की तबीयत ख़राब हो जाए, या कोई और टेंशन चलती रहे, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो जाए। तो इन सब से भी क्या है, परफॉर्मेंस में बहुत असर पड़ता है। पर बच्चे क्या है, समझते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हर बार हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल 100% तक होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी टेस्ट में अगर आपका 20 मार्क्स का है पेपर, तो हो सकता है आपको 18 आउट ऑफ 20 मिले। किसी बार ऐसा हो सकता है आपको 15 आउट ऑफ 20 भी मिले, और किसी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10 आउट ऑफ 20 मिले। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब 10 आउट ऑफ 20 मिल जाए तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अब आगे अच्छा करिए। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। और सिर्फ ये बच्चों की ही गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स भी बेवजह बच्चों पे चिल्लाना और उन्हें फटकारना शुरू कर देते हैं अगर एक भी टेस्ट में उनके एक मार्क्स ख़राब आए तो। इससे क्या है, एक अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा है तो उसका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो सेल्फ डाउट में आ जाता है कि पता नहीं अगले टेस्ट में मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं। वहीं एवरेज बच्चा जो है, अगर वो अच्छा करने वाला भी होता है तो भी वो पीछे हट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं तो हमेशा ख़राब ही था और मैं ख़राब ही रहूँगा हमेशा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे तो ऐसे ही नंबर मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करिए और अपने आप से कंपटीशन रखिए, किसी और से नहीं। अगर आप एक टेस्ट में 10 आउट ऑफ 20 ला रहे हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में आपको 12 आउट ऑफ 20 लाना है। और अगर आपने लाया है तो अपने को आप अप्रिशिएट करिए कि 2 नंबर आपके ज़्यादा आए हैं। आप उस बच्चे से कंपेयर मत करिए जिसका 19 आया है। उस बच्चे से कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा, आप खुद से कंपेयर करिए। पहले आएगा 12 आउट ऑफ 20, फिर 15 आएगा, फिर 19 आएगा, ऐसा होगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, एकदम एकदम रॉकेट की तरह नहीं जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेस वाला पार्ट। फिर आते हैं होम सिकनेस। अब होम सिकनेस कैसे एक एकेडमिक चैलेंजेस में आता है? क्योंकि होम सिकनेस में जो बच्चा है वो घर वालों को बहुत मिस करता है। ये स्पेशली जो घर से बाहर पढ़ते हैं, हॉस्टलर्स होते हैं, ये उनके साथ होता है कि वो उनको हमेशा याद आते रहती है अपने घर वालों की, और वो बहुत ही लोनली फील करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपने पेरेंट्स को हफ्ते में एक बार कॉल करना चाहिए, और अगर हो सके तो डेली शाम को या रात को वीडियो कॉल में बात करनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं है तो स्कूल में या कॉलेजेस में हमेशा से फ़ोन कॉल का तो ऑप्शन रहता ही है। तो हफ्ते में एक दिन आप अपने माता पिता से ज़रूर से बात करिए। सिर्फ माता पिता ही नहीं, घर में जो भी है, माता पिता है, चाचा चाची है, भाई बहन है, किसी से भी जिनको भी आप मिस कर रहे हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे आप बात करिए। फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें नेशनल हॉलीडे तो रहता ही है, उसमें वापस जाइए घर, और हर फेस्टिवल अपने घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट करिए। उसके बाद आप जो छुट्टियां मनाते हैं, जो लंबी छुट्टी होती है, उसमें भी आप घर ही जाइए और पूरी तरह से फ्रेश होकर रिलैक्स होकर वापस आइए। फिर अपने दोस्तों से बात करिए, नए दोस्त बनाइए, एक अच्छी किताब पढ़िए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए ताकि आपका मन लगा रहे और आप लोनली फील ना करें। तो ये बात हो गई होम सिकनेस की, कि अगर कोई बच्चे को होम सिकनेस का प्रॉब्लम है तो वो इसे ओवरकम कैसे कर सकता है। क्योंकि होम सिकनेस की वजह से भी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, परफॉर्मेंस वीक रहता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्पेशली।
मार्क्स कम आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी कई हॉस्टलर्स को देखा है कि मम्मी पापा की बहुत याद आती है, लोनली फील करते हैं, तो परफॉर्म नहीं कर पाते, मार्क्स कम आ जाते थे सेमेस्टर एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होते हैं? अब ये भी एक एकेडमिक चैलेंज है। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया का है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितना नाम ले लूँ उतना कम है। तो इन सब से आप दूर कैसे रहेंगे? इन सब से ऐसा नहीं कि आपको यूज़ ही नहीं करना है, आपको यूज़ करना है। ये सब करते हैं, आप भी करिए, बट एक लिमिटेड पीरियड के लिए। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपना फ़ोन साइलेंट में कर लीजिए। ये जो पॉपिंग साउंड होता है ना नोटिफिकेशन का, इसे आप बंद करके पढ़िए, वो बड़ा ही डिस्ट्रैक्टिंग होता है। हो सके तो फ़ोन स्विच ऑफ करके भी पढ़ सकते हैं, बट फ़ोन स्विच ऑफ करने का मैं नहीं दूंगी, रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर घर से बाहर रहते हैं तो घर वालों का फ़ोन आएगा, वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए फ़ोन साइलेंट करके आप पढ़िए। फिर आता है एक पॉइंट फटीग का। फटीग मतलब होता है थकान। अब आपको अगर थकान हो रही है, जैसे रात को मान लीजिए आपने फ़ोन ज़्यादा देख लिया, या आप ज़्यादा देर तक आपने पढ़ लिया, मान लीजिए 3 बजे तक आपने पढ़ लिया, तो दूसरे दिन आपको क्या है, थकान रहेगी और पूरा दिन में आप चिड़चिड़ाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। तो वैसा मत करिए, अपने आप को इतना ज़्यादा बर्न आउट मत करिए कि दूसरे दिन के लिए एनर्जी ही ना बचे। तो इसलिए जो फटीग है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए। अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, ताकि आपकी तबीयत भी ठीक रहे और आपको थकान भी ना हो। क्योंकि थकान होने से पूरा ध्यान जो है अपने शरीर पे ही रहता है, मन में ही रहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, तो ये होने ना दीजिए। फिर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। डिस्ट्रैक्शन का ये भी एक पार्ट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोई सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया और वो आपका इंटरेस्ट एरिया कभी था ही नहीं, तो आपको उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। उसको आप ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, ज़बरदस्ती मन लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे फिर क्या है, मन तो करेगा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं उस सब्जेक्ट में, तो ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं होगा आपका। तो ये भी है कि इंटरेस्ट एरिया को भी देखना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन के बाद आते हैं हम इस टॉपिक पे कि स्लीप डेप्रिवेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि नींद अच्छी लीजिए, उससे फटीग नहीं होगा। स्लीप डेप्रिवेशन भी आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, क्योंकि जैसे पूरा दिन कॉलेज है, कॉलेज के बाद इनका फ़ोन देखने का एक नींद बहुत इम्पोर्टेंट होती है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो दूसरे दिन आप एनर्जी से उठ नहीं पाएंगे, और उठ नहीं पाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। स्लीप डिप्रिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन की वजह से नहीं होता। स्लीप डिप्रिवेशन दूसरे टेंशन्स की वजह से भी होता है। दूसरी तरफ के जो टेंशन्स हैं, जैसे कि अगर आप बाहर रह रहे हैं तो खाने पीने की टेंशन कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, टेस्टी खाना नहीं मिल रहा है। फिर अगर आप रेंट में रह रहे हैं, मतलब वही हो गया, अगर हॉस्टलर हैं या रेंट में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो मम्मी पापा की याद आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे भी क्या है, स्लीप डिप्रिवेशन होता है, जो कि बिल्कुल करना गलत है। आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस नहीं तो अफेक्टेड होगा उससे। फिर आते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस में। फाइनेंशियल चैलेंजेस में ऐसा है कि कुछ बच्चे लोन लेके पढ़ते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं जो लोन लेके पढ़ते हैं, लेकिन लोन लेके पढ़ने के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, उनको एक नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ नौकरी नहीं, अ जॉब पेइंग अ हैंडसम सैलरी सो दैट दे कैन रीपे देयर लोन्स। ऐसे जॉब की तलाश में वो जुट जाते हैं। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा तनाव में वो रहते हैं, उनको मेंटल इलनेस भी हो सकता है अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो, और कमाने वाला सिर्फ घर में वही रहे और जो पहले कमाते थे वो थोड़े बैक ऑफ हो जाएं या उनकी एज हो जाए, ऐसा कुछ, तो उससे क्या है, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते पढ़ते कमाना शुरू कर देते हैं, उनका साइड इनकम हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मेरा ये कहना है कि आप अपने एकेडमिक जो वो है परफॉर्मेंस, और जो आपका साइड बाय साइड चल रहा है, वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो साइड बाय साइड कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, वो हमारा मेन हो जाता है,
और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो फिर साइड हो जाता है। इसलिए वो मत करिए। उस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर ये साइड इनकम है, ट्रीट इट लाइक अ साइड इनकम, डोंट मेक इट एज अ मेन। मेन आपको कब बनाना है? जब आपके एकेडमिक्स ख़त्म हो जाएंगे, तब आपको एक जॉब लेना है जिसको आप मेन तरीके से कर सकें, है ना। तो अगर पढ़ाई के साथ आप जॉब कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं हम ब्रेक्स की। ब्रेक्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेक्स जैसे कि आप 25 मिनट पढ़ाई किया, आपने पूरे 25 मिनट पढ़ाई किया, उस बीच आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 मिनट पढ़ रहे हैं फिर और 25 मिनट पढ़ लिए, पूरा 1 घंटा वन गो में पढ़ लिया। ये मत करिए। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन ख़राब होगा। बैठे बैठे पढ़ने से कंसंट्रेशन ख़राब होता है। 5 मिनट्स का ब्रेक लेने से कंसंट्रेशन फिर से सही हो जाता है। तो 5 मिनट के ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको पानी पीना है, थोड़ी सी वॉक करनी है, मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी बात करना है, लेकिन इतना बात नहीं करना है कि टाइम 5 का 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, इतना नहीं करना है। तो 5 मिनट का गैप जो है, ब्रेक जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर ये एप्लीकेबल होता है जब हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है या कोई बोर्ड एग्ज़ाम होता है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, या हम तैयारी कर रहे हैं किसी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देना चाह रहे हैं। उस समय ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट रहता है। तो आप पढ़ोगे आप 25 मिनट, देन टेक ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ऐसा करके आप ब्रेक कर करके सिलेबस को भी ब्रेक कर करके पढ़िए। देन आता है आपका फिज़िकल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एकेडमिक परफॉर्मेंस का, एकेडमिक चैलेंजेस का। फिज़िकल एनवायरनमेंट शुड नॉट बी नॉइज़ी, बिल्कुल भी नॉइज़ी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जब मैं छोटी थी, क्लास 11th में, हम शिफ्ट किए थे एक जगह से। तो जहाँ शिफ्ट किए थे वहाँ बहुत, मतलब मेरा जो रूम था वो बिल्कुल रोड से लगा हुआ था, एंड दैट वाज लाइक अ मेन रोड। इट वाज नॉट अ मेन रोड बट इट वाज लाइक अ मेन रोड। पूरे टाइम गाड़ियाँ आती जाती थी और आधा घंटा कंसंट्रेट करना भी मुश्किल हो जाता था। बट हमारे पास घर चेंज करने का तब ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम घर चेंज नहीं कर पाए और उसके बाद आदत पड़ गई। बट अगर आप भी कहीं घर शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो फिज़िकल एनवायरनमेंट का ज़रूर से ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है एनवायरनमेंट, नीचे दुकान है, नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना, पूरे टाइम लोगों का आना जाना है, पूरे टाइम गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो, कि कहीं मेरा फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्टेड तो नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर कंसंट्रेशन आपका लगेगा नहीं और फिर आएंगे पुअर मार्क्स और फिर हो जाओगे आप स्ट्रेस्ड। इस वजह से फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कहा है कि अब जहाँ आप पढ़ते हैं उसको आप जमा के रखिए। जमाने में हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते नहीं। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो एकेडमिक चैलेंजेस जो है वो चैलेंजेस नहीं रहेंगे, वो आपके बोल सकते हैं वो उन सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लेंगे। ये सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ share this video more if you like it, and subscribe to my channel Know Your Child. Thank you so much.